हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे आरआरसी ग्रुप डी 2019 के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो 22 अगस्त 2022 में जो ये एग्जाम हुआ है उसका जो शिफ्ट वन है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो पहला हमारा है वो मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि कल मैंने आपको लास्ट वीडियो करवाया था 18 अगस्त 2022 का, जो सिर्फ थर्ड करवाई थी, उसमें मैंने बोला था कि जो आने वाले वीडियोज है उनमें चाहे तो मैथ सेक्शन हो चाहे फिर रीजनिंग सेक्शन हो, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से मतलब देखो ऐसे नहीं है, मतलब जो एक एवरेज क्वेश्चन है या फिर अबो एवरेज है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा जो इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, उनको नहीं करेंगे, क्योंकि देखो उनको करने का फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी है तो मैं उन क्वेश्चंस को स्किप करने वाला हूँ जिनको हर कोई कर लेगा, ठीक है। देखो जैसे मैं बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस को मैं स्किप करूंगा। जैसे समझो कि अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैं चलो इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखे। जैसे यहाँ पे बोला यदि किसी तरबूज के दो कोणों का माप 60 और 80 है तो तीसरे का माप निकालना है। अब क्या आपको ये नहीं पता कि ट्राइंगल की तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, एक 60 है दूसरा 80 है, तो 8 से 14 140, तो तीसरा 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करवाने का कोई मतलब नहीं है, इसमें मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक वीडियो से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छे से मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस को उठाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टफ क्वेश्चन तो आपको एक दो मिलेंगे, वरना तो जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये जो फेज वाइज बढ़ेंगे ना हम, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। मैंने एक हल्का फुल्का देखा तो मेरे को इस चीज का आइडिया लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं अपने इस पेपर में, मतलब इस पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। तो इस सेट के अंदर मैंने 13 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है वो स्किप किए हैं क्योंकि वो एकदम ईजी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं जो आपने बहुत बार किए होंगे, या अगर नहीं भी किए तो उनको इजीली बना लोगे, ठीक है। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी पीडीएफ का आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह है। काफी लोगों का ये बोलना था कि जो शिफ्ट की मैं कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँ, मतलब मैथ रीजनिंग के साथ साथ बाकी जो सेक्शन है उनकी भी वीडियो प्रोवाइड, सॉरी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँ। तो मैं अब जो इसके बाद कंप्लीट ही पीडीएफ डालने वाला हूँ, यानी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की पीडीएफ डालूंगा, ठीक है। उसमें से जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर आपको जरूर करना है। ओके, तो ये आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, जो a प्लस वन बाई पी है इसकी पावर r है, और यहाँ पे a माइनस वन बाई बी की पावर s है। इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, इस वाले चीज से, ठीक है। तो देखो साथ में अगर मैं एलसीएम भी ले लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, ए बी प्लस वन बटे बी, और इसकी पावर कितनी है, r है। और ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ए बी माइनस वन, और यहाँ डिवाइड में b आएगा, इसकी पावर s है। इस पूरे को डिवाइड करना है ये जो टर्म है अपनी इससे, यानी ये आ जाएगा ए बी प्लस वन, ठीक है, इसकी पावर a है और इस पूरे की पावर r है, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ये आएगा ए बी माइनस वन बटे a, और इस पूरे की पावर s है, ठीक है। थोड़े बहुत सर्ड एंड इंडिसेस के जो रूल है, घातांक और करनी, वो रूल भी अपने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी घात r है और यहाँ भी पावर r है। आपको पता है जैसे कि a की पावर x है सपोज, और यहाँ पे क्या है, b की पावर x है। जब घातें सेम होती है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a बाई बी की पावर x, ठीक है। सिमिलरली इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मैं इस तरीके से लिख दूंगा, ए बी प्लस वन बाई बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस वन बाई ए। तो यहाँ से ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन तो कट ही जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, काफी लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, ए बी प्लस वन बाई ए से, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, इनटू। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो जाएगा, ए बी माइनस वन बाई बी है, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे ए बी माइनस वन बाई ए से, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी। वैसे तो आंसर पता चल रहा है कि ए बाई बी की पावर आर प्लस एस ही आ जाएगा अपना। देखो इसको आगे हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये अपना क्या हो रहा है, ए बी प्लस वन से ए बी प्लस वन कट जाएगा। अब a बटे बी में भाग देना है वन बाई का, तो a ऊपर चले जाएगा, तो ये तो आएगा a बाई बी की पावर r, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ए बी माइनस वन से ए बी माइनस वन गया, a ऊपर चले जाएगा, यानी ये आएगा a बाई बी की पावर s। और आपको ये भी पता है कौन सा रूल, जो सर्ड एंड इंडिसेस का मान लो इस तरीके से है कि एक x की पावर क्या है अपनी a है और एक x की पावर b है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, एक्स की पावर ए प्लस बी हो जाती है। उसी तरीके से ए बाई बी की पावर आर है और ए बाई बी की पावर एस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाई बी की पावर आर प्लस एस। ठीक है, तो ए बाई बी की पावर आर प्लस एस है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो देखो इस सवाल में ना मेरे को एक थोड़ी सी मिस्टेक जरूर लग रही है। मिस्टेक ये लग रही है कि मेरे हिसाब से ना यहाँ पे ये एक बड़ा ब्रैकेट देना चाहिए था शायद। ठीक है, हो सकता है मे भी मैं गलत सोच रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पे एक ब्रैकेट देना चाहिए था। ठीक है, शायद ऐसा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ब्रैकेट यहाँ पे आना जरूरी है या नहीं है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और अगर आपने, जब मैं एनटीपीसी के मैंने पेपर सॉल्व करवाए थे, तो उस टाइम अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था वेटेड एवरेज वाला। ठीक है, किस तरीके से है कि एक विद्यार्थी ने टर्म 1 में 80 में से 80 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और टर्म 2 में से 75 में से 90 अंक प्राप्त किए। ठीक है, दोनों टर्म के लिए जो उसका वेटेज है, भारांक मतलब जो वेटेज है वो 40% और 60% रखा गया। ठीक है, तो बोला कि उसके अंतिम प्राप्तांकों का जो परसेंटेज है वो क्या है। ठीक है, देखो ये वेटेड एवरेज है, इसको मैंने उस टाइम भी बहुत डिटेल में बताया था। जिस तरीके से कि जो अपना साइको टेस्ट हुआ था उसमें जैसे अपन ऐसे लेते हैं ना कि 30 और 70 के रेशियो में ले लिया, तो कुछ उसी तरीके से अपना ये जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। ओके, तो देखो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपना जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना लेवल 6 का, उसमें अपने जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था लेवल 6 का, उसमें दो तरीके से था। आपने जो सुना होगा कि 70 और 30 का रेशियो था। 70 और 30 का रेशियो किस तरीके से था कि जो 70% है वो तो जो अपना सीबीटी 2 हुआ था उसका जो मार्क्स थे उसका, और जो 30% जो रेशियो था वो किसका था, साइको टेस्ट का था। यानी ये क्या था, ये एक तरीके से ये वेटेज था, यानी 70 और 30 का। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे बोल रहा है कि टर्म 1 में 80 में से 80 प्राप्त करें। ठीक है, परसेंटेज तो 100 पे निकालते हैं अपन, तो ये भी कह सकते हैं कि 100 में से 100 प्राप्त किए होंगे जब 80 में से 80 प्राप्त किए तो। और इसने 90 में से 75 प्राप्त करें, यानी 90 में से इसने कितने प्राप्त किए, 75। अगर 100 का पूर्णांक होता तो कितना प्राप्त करता। ठीक है, बेसिकली परसेंटेज में पूछ रहा हूं मैं, ये तो एक निकालते तो 75/90, 100 के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 0, और 3 से ये 25 टाइम, और 3 से ये 3 टाइम, तो ये कितना आता था, 250/3। यानी इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ इसने 100 मार्क्स प्राप्त किए, तो यहाँ पे इतने कितने किए, 250/3। ये बेसिकली वैसे तो परसेंटेज में ही आ रहा है, 100 में से आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इस तरीके से नहीं लेना है, जो टेस्ट 1 है उसका सिर्फ 40% लेना है। जैसे कि यहाँ पे था ना कि आपका सीबीटी 2 स्कोर है, पहले तो 100 में से निकाला गया, फिर उसको 70 में से निकाला गया, तो उसी तरीके से ये चीज है अपनी। तो यहाँ पे इसको लेना है अपन को 40%, तो 100 का तो कितना लेना है, सिर्फ 40% ही लेना है। और जो 250/3 आया है इसका कितना लेना था, 60%, इसका लेना है 60%। तो अब निकाल लो, देखो 100 का 40% तो 40 ही आ जाएगा प्लस। अब 250/3 है, इसका 60% अगर मैं निकालूंगा तो 250/3 का 60%, 60% कितना होता है, 3/5। 3 से 3 और 5×25 तो 50, तो 40 और 50 कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली 90% अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, अपना 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, ठीक है, कोई नंबर है। ठीक है, नंबर हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 335 और कितना, 265, इसके योग से। यानी कितना आएगा, 5 और 5 10, और 6 और 3 9, और 1 10, और 3 2 5 और 1 6, यानी 600 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335, तो भागफल है वो क्या आता है, 335 और 265 के अंतर। यानी 335 और 265 का अंतर कितना होएगा, 35 और 35 70। ठीक है, तो 70 के अंतर के 3 गुने के बराबर है, यानी इसका भी 3 गुना, यानी 210 के बराबर है। ठीक है, बेसिकली देखो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा लैंग्वेज में हमसे खेल रहा है ये। तो ये 210 आ रहा है अपना भागफल, और जो शेषफल है वो अपन को कितना मिल रहा है, 35 मिल रहा है। ठीक है, ये अपना भाज्य होता है। आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होता है। यानी यहाँ पे जो ये नंबर अपन को निकालना है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो इनटू जितने टाइम जा रहा है, कोशेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये 210 प्लस इसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे, ये आर। ठीक है, ये डिवाइजर हो गया अपना, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 35 और जोड़ देंगे इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 और 1 3 0 तो अपनी ऐसे ही आ जाएंगे, और 21 6 कितने होते हैं, 126।
यानी ये आ जाएगा अपना कितना, 1,26,000 है। ठीक है, इसमें 35 और जुड़ जाएगा तो ये 1,26 और 0,35 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस ये था कि लैंग्वेज में मे भी आप कंफ्यूज हो जाओ, बाकी क्वेश्चन आसान था, इसीलिए मैंने इसको लिया कि मे भी किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो देखो मैं किसी ना किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। ओके, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहे उस द्विघात समीकरण यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चयन करना है जिसका जो एक रूट है वो तो क्या है अपने पास 1+√3 है। ठीक है, तो उस अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट क्या हो, √3+1 हो। ठीक है, देखो आपको एक चीज पता होगी क्या, कि आपके इस तरीके से रूट है ना कि एक रूट अगर a+रूट भी है तो दूसरा जो रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, a-रूट भी होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने रूट होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक मूल अपना क्या है 1+√3 है, इसकी मैं कंपैरिजन इससे करूँ तो दूसरा रूट है वो क्या होगा, डेफिनेटली 1-√3 होगा। इस तरीके से होता है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि ये अगर मान लो इसके रूट है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, तो आपको पता है कोई भी द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनती कैसे है, वो बनती है x² माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अपनी क्या द्विघात समीकरण बनेगी अगर इसमें हम वैल्यूज रखें। तो x² माइनस सम ऑफ रूट, यानी जब देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा, 1+1 कितना आएगा 2, और ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखो यहाँ पे आएगा 1+√3 और 1-√3, यहाँ पे a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा a² माइनस b², यानी 1-√3 का स्क्वायर 3 और बराबर 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी, x² माइनस के 2x और -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बनेगी। ऐसा ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन 4 है, उसी में नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस तरीके से जो आपने जो रूट्स होते हैं, अगर एक रूट a+√b है तो दूसरा रूट है वो डेफिनेटली a-√b टाइप का होगा। ठीक है, अगर बाद में इन फ्यूचर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप स्किप नहीं करोगे अगर आपसे अभी फर्स्ट टाइम में ये नहीं हुआ था तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40। बोले एक ट्राइंगल है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है DEF। यहाँ पे मैं जैसे अगर दो ट्राइंगल बना दूं इस तरीके से, यहाँ अपने दो ट्राइंगल अलग अलग कलर से बना लेता हूँ। ठीक है, एक तो अपने क्या है ABC है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है, D है, E है, F है। ठीक है, आगे देखो क्या गिवन है कि जो एंगल A है वो कितना है 40 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल अपन को 40 डिग्री गिवन है। एंगल B है वो 55 डिग्री है, ये वाला 55 है। ठीक है, और जो एंगल D है वो 55 है, यानी ये वाला एंगल अपना 55 है। और एंगल E है वो 85 है, ये वाला 85 है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ये आपका 40 है, ये आपका 55 है, तो 55 और 40 कितना होगा 95। तो ये कितना होगा, आपको पता है तीनों का सम 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। सिमिलरली देखो आपको समझ आ रहा है कि एक 85 है, एक 55 है, एक 85 एक 55 है, तो तीसरा यहाँ पे 40 ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होंगे तो कॉन्ग्रुएंट। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वैसे यहाँ पे गिवन भी है कि जो मीजर ऑफ एंगल AB, सॉरी एंगल नहीं, मीजर ऑफ, एम का मतलब है मीजर, AB यानी AB लंबाई की बात कर रहा है ये, यानी ये वाली साइड में अलग कलर से अगर इसको दिखाऊं तो। ठीक है, इस वाले की जो AB साइड है वो बराबर है किसके, FD कौन सा है अपना, ये वाली साइड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो सही होगा। ठीक है, देखो एक चीज आपको पता है, जो कॉन्ग्रुएंसी के अपने कई सारे जो कंडीशन है उनमें से भी कोई भी एक लगाओ तो आपने कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपको पता है कि है तो सारी चीजें कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही निकालने, लेकिन है कौन कौन से वो अब मैटर करता है। ठीक है, तो आपने एक रूल पढ़ा है कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, या इसको आप साइड एंगल साइड बोल सकते हो। ठीक, किस तरीके से भी बोल लो, एंगल एंगल साइड बोल लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है अपना, एक साइड, इस वाली साइड की अगर मैं बात करूँ तो AB साइड है और उस पे दो एंगल 40 और 55 है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी साइड क्या है, DF है कि नहीं, ये वाली जो साइड है DF है, और इसी पर अपने एंगल क्या है 40 और 55 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे को सिमिलर ट्राइंगल निकालने हैं तो देखो सारे ऑप्शन शुरू में तो ABC है,
तो जो ट्राइंगल ए बी सी है वो निकालने की किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब देखो, ये देखो कि यहाँ पे ए पे अपना 40 था, तो दोबारा 40 कहाँ पे, एफ पे है, तो ये एफ आ जाएगा। देन उसके बाद अपना क्या है, बी की अगर मैं बात करूँ तो बी पे 55 है, ठीक है। ये बी पे अपना 55 है, तो देखो 55 कहाँ है, डी पे है, तो एफ डी बचा हुआ क्या है, ई, तो एफ डी ई आएगा, यानी ए बी सी है वो एफ डी ई के कॉन्ग्रुएंट होगा। और ए बी सी एफ डी के जो कॉन्ग्रुएंट है वो ऑप्शन नंबर केवल और केवल थर्ड में है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये अपना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 46 है। वैसे तो आसान ही क्वेश्चन है ये, फिर भी मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पे बोला है कि एक कस्बा है जिसकी जो जनसंख्या है वो इतनी है 224375, 2,24,375। यदि यह हर साल क्या हो रहा है, 4% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल के बाद ये जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं सक्सेसिव। आपको पता है जो 4% है वो होता है 1/25, बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इसमें सीआई वाला एक कॉन्सेप्ट लगता है। और ये 2 साल की बात कर रहा है तो वापस 25 से 26 हो जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये 625 से क्या हो गया, 676 हो गया। ठीक है, ये तो अपना इनिशियल रेशियो था और ये अपना फाइनल रेशियो है। ठीक है, अपन को पता है कि जो इनिशियल था वो 625 था और उसकी वैल्यू है 224375, ये गिवन है। और जो वैल्यू निकालनी है वो 676 के निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। और आपको पता है 625 है तो 25 से तो कटेगा, तो 25 से ही काट लेते हैं पहले, ये 25। और 25 से अगर इसको मैं काटूंगा तो देखो ये 22 तो कटेगा नहीं, पहले पूरा 224 कटेगा, कितने टाइम, 8 टाइम। 25 अंठे कितने होते हैं, 200, फिर अपने 24 बचेंगे। ठीक है, फिर अपन क्या उतारेंगे, ये नेक्स्ट 3। अब 9 बार जाएगा, 25 9 में 225, बचेंगे कितने अपने पास, 35 45 यानी 18 बचे। फिर अपन उतारेंगे ये 7। अब 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 6 150 होते हैं, 25 अंत 175, 175 और ये 187, कितना बच गया, 12 बच गया, बचा कि नहीं, 12 बचा। और अब ये जो लास्ट 5 है ये उतारेंगे। 25 का जो 125 में भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा, यानी 25 पंजे 125। ये तो 25 से काटा है, लेकिन अपन को तो एक रेशियो की वैल्यू चाहिए ना, तो वापस इसको और 25 से काटेंगे तो ये 25 कट जाएगा। और इसको मैं काटूंगा तो देखो 89 में पहले भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, यानी ये तो हम काट चुके हैं। 25 थे 75, अब 75 और 89 के लिए जब जाएंगे तो 75 से 89 तो 14, फिर अगला 7 उतरेगा। अब 25 6 के 150 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 25 पंजे 125, फिर बचेगा कितना अपना यहाँ पे, ये 22 बचेगा। फिर क्या उतरेगा वापस 5, और 25 नंबर 225। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो एक रेशियो है उसकी वैल्यू 359 है, और अपन को वैल्यू निकालनी है 676 की। तो जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, 676 इंटू 359। ठीक है, 9 6 की 54, 4 यूनिट डिजिट आएगा लेकिन सब में है। ठीक है, तो देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इसको बस सॉल्व करना है, ये आप सॉल्व कर लेना। देखो कोई इसमें अब जो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं आपको शॉर्टकट बता दूं ये सिंपलीफाई करने का। ठीक है, तो ये आप कर लेना और आप चेक कर लेना अपना जो आंसर है वो यही आना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें कुछ ऐसा है नहीं अब इस जो मल्टीप्लाई में सिखाने का कि मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता दूं इसके अंदर, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आप ऐसे मत सोचना कि ये मुझसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि देखो मेरे मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में तो आपको खुद को करना है, इसलिए मैं इसको करके नहीं बता रहा हूँ। और इसका ना ही कोई शॉर्टकट भी हो सकता है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 67। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, इस क्वेश्चन को बस लेने का मेरा एक जो पर्पज था वो क्या था कि अगर कोई इस वीडियो को ऐसा बंदा देख रहा है, हमारे साथ नया बंदा जुड़ा होगा, तो बेसिकली इसको मेरे को जो सॉल्व करना है वो किससे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड समझाने के लिए मैंने इसको लिया है। अगर कोई नया कैंडिडेट जुड़ा होगा तो इससे पहले तो अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने एक ही तरीके से बताया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से एज के सवाल जनरली उसी से होते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है वो इजीली कर लेंगे। बोले वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी फादर और डॉटर की बात चल रही है। इनिशियल यानी जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो डॉटर की 3 टाइम है, यानी डॉटर की अगर मान लो 1 है, 1 रेशियो है, तो जो फादर है उसकी कितनी है, 3 रेशियो। बोले कि 10 ईयर बाद है उसकी आयु, उसकी जो डॉटर की आयु की डबल हो जाएगी। 10 ईयर बाद क्या हो रहा है, अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु 2 हो गई। कितने साल की कहानी है, 10 साल की, तो 10 यहाँ पे लिखो, 10 यहाँ पे लिखो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, मतलब क्रॉस करना है, किस तरीके से, इसको इससे क्रॉस करो, इसको इससे क्रॉस करो, और इनका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू फिर यहाँ पे ऐसे ही क्रॉस, 2 गुणा 10 और 1 गुणा 10, और इसका भी पॉजिटिव डिफरेंस, 2 गुणा 10 20 और 1 गुणा 10। ठीक है, वैसे जनरली पहले इस डायरेक्शन में करते हैं फिर इस डायरेक्शन में।
तो 2 गुणा 10 20 और 1 गुणा 10 10। तो 20 माइनस 10 कितना आएगा 10। इस एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। और देखो इस जो रेशियो है ना, इससे सिर्फ जो ऊपर वाला रेशियो है इसी की वैल्यू निकल के आती है, नीचे वाले रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर किसी सवाल में अपन से ऐसी वैल्यू पूछी गई है जो नीचे वाले रेशियो से निकलती है तो इसको आपको पहले ऊपर लिखना होगा, ठीक है, या फिर आपको पहला वाला रेशियो निकाल के फिर अपन को सेकंड निकालना होगा। तो ये 3:1 आ गया, यानी एक रेशियो की वैल्यू 10 आई है। बोल रहा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखो एक यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 10 आई है और ये जो एज थी ये प्रेजेंट एज ही तो थी और हमसे प्रेजेंट का ही पूछा है, तो ये 10 साल का हो जाएगा। फादर का पूछता तो प्रेजेंट में वो 30 साल का होता, ठीक है, तो 10 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं ऑलवेज। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री से 2 sec स्क्वायर ए प्लस 4 cosec स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो आपको पता है कि sec और tan का एक रिलेशन होता है, तो 2 sec स्क्वायर है और 2 tan स्क्वायर है में अपन 2 अपन कॉमन ले लेंगे और यह आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अपना क्या है, दूसरा अपना cosec और cot का एक रिलेशन होता है और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। वैसे तो मेरे को पता चल रहा है कि 6 आंसर आ जाएगा। 4 cosec स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है। आपको पता है कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है 1 होता है, इसी तरीके से cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर भी 1 होता है। तो 2 + 4 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है आपको पता होंगे, आपने 10th क्लास में बेसिकली 3 ही फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। एक तो क्या पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा कि जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। बेसिकली इन्हीं से और फॉर्मूले निकलते थे। और एक जो तीसरा फॉर्मूला था वो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में एनसीईआरटी में अपने यही फॉर्मूले काम आते थे और काम आते हैं, ठीक है। इन्हीं से अपन जो ये वाला रिजल्ट निकला है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 और इस भी cot को इधर ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये अपना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो 74 है। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है। 800 किलोमीटर के टोटल अपनी डिस्टेंस है, जिसमें से जो 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको किससे चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची है, 500 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी रहे, 60। यहाँ पे अपन को स्पीड नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन अपन को इतना बोला है कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी रहनी चाहिए, 60 रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पता ही है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना, ठीक है। तो अब देखो एवरेज स्पीड तो अपनी कितनी है, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, 60 है बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है 800 है, जिसको 2 पार्टों में चला है, बटे टाइम। अब टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है अपना डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी यहाँ पे 300। अच्छा टाइम तो है, इसका तो नॉर्मली निकल जाएगा ना, वैसे तो यही निकलता है। आपको पता है 50 की स्पीड से चलेगा और 300 किलोमीटर जाना है तो 5 6 की 30, 6 घंटा लगेगा, यानी बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो ये 6 घंटा लेगा। प्लस इसका नहीं पता है ना अपन को कितना टाइम लेगा, क्योंकि इसकी अपन को स्पीड नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अपन को डिस्टेंस तो पता है कितना चलेगा, 500, लेकिन अपन को स्पीड नहीं पता है, तो इसकी स्पीड में x मान लेता हूँ कि ये x स्पीड से चलेगा। तो x निकालना है अपन को, तो ये 0 से तो 0 चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको और फर्दर थोड़ा सॉल्व करूँ तो 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 40 टाइम कट जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन बनेगी 3 = 40 डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर मैं x एलसीएम लूंगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 6 + 500 बटे x है इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी 40 = 3 टाइम ऑफ 6 + 500/x है, या 3 से साथ साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो। तो 3 6 की 18 प्लस 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1500 बटे x, ये आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ से अपन को तो चाहिए x चाहिए ना, तो इसको मैं लिखूंगा 1500 बटे x = ये 40 था, 18 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा। जब 40 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा कि नहीं बचेगा, 22 बचेगा ना। अपन को तो x चाहिए, तो x कैसे निकल जाएगा, ये 1500 है, इसमें 22 से डिवाइड हो जाएगा। अब तो आपको देखते ही पता चल रहा है, 2 से कट जाएगा ये 750, 2 से कट जाएगा ये 1100, सॉरी 11, तो 750 बटे 11 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है, 4th हो जाएगा,
ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था अपना, एवरेज स्पीड पे बेस्ड था। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे अपना 86 है, इसमें मैं देखता हूँ 86 किधर है, ये रहा। ठीक है, ये अपना 86 है, पाई चार्ट पे बेस्ड अपना ये क्वेश्चन है। इस तरीके से अपन को एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें बोला गया है कि जो खर्चा है, टोटल व्यय है, उसको दर्शाया गया है, और जो कुल मासिक व्यय है वो है 1,12,000। ठीक है, चार्ट का अध्ययन करना और जो सवाल पूछा उसका जवाब देना है। ठीक है, मे भी आपको थोड़ा ब्लर भी दिख रहा होगा क्योंकि मुझे भी इसमें ब्लर दिख रहा है। देखते हैं कि पूछा क्या है। ये बोल रहा है दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किए जाने वाला कुल व्यय कितना है। तो देखो पेट्रोल वाला ये है, अगर आपको ब्लर भी दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, पेट्रोल वाला ये है, पी से मैं लिख रहा हूँ जिसको, और ये 35% है, तो पेट्रोल वाला तो ये हो गया। और दूसरा क्या था, पानी। पानी कहाँ पे है, यहाँ पे अपना पानी वाला देखो ये येलो कलर का है, और इसको मैं कुछ अलग कलर से लिख लेता हूँ, ये है अपना, ये 12% है। यानी अपन को जो पूछा है ना वो 35 प्लस 12% की वैल्यू पूछी है, तो 35 और 2 37 और 10 47% की। और अपन को जो वैल्यू है ये पूरा तो 100 बनेगा ना सारा, तो यानी 100% की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी थी, 1,12,000। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1,12,000 है। निकालने अपन को 47 है। ठीक है, तो इतना तो पता है कि आधा से कम आएगा, यानी अगर इसका मैं आधा भी करता हूँ तो कितना आएगा, 56,000। 56 से कम आएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अगर मैं एक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 जीरो आपस में कट जाएंगे, यानी 1% की वैल्यू आएगी वो 1120 आएगी। अपन को चाहिए 47 की, तो 1120 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो जीरो तो एक आएगा ही लास्ट में, और 47 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 94। 94 तो आएगा, तो 4 कितनी कैरी आई, 9, फिर 47 से कम 47, 47 और 9 कितने होते हैं अपने, 56 का 6, कितनी कैरी आएगी 5, फिर 47 से कम 47, 47 और 5 कितने होते हैं अपने, 52। तो ये आना चाहिए 52,640। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, 52,640 ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 86 था। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, 87 ही है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं मैं, जो अपन को सॉल्व करवाना है। ओके, ये अपना क्वेश्चन है 87, बोल रहा है कि जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई जो कोणीय दूरी है वो कितनी होगी। ठीक है, बेसिकली डिग्री में निकलवा रहा है। अब एक बात बताओ, आपको एक चीज पता है कि जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, इस तरीके से मान लो अपनी एक घड़ी है, आपको पता है मिनट वाली जो सुई है, जो मिनट हैंड है, वो पूरा जो एक राउंड है या ये जो एक सर्कल है वो तय करती है कितने में, जो मिनट वाली सुई है वो 1 आवर में तय करती है कि नहीं। और जो कोई भी चीज पूरा राउंड घूम लेती है तो कितना चलती है, अगर मैं एंगल में बात करूँ तो 360 डिग्री चलेगी। ये पूछ रहा है 2 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटे में 360। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी ये, 720 चलेगी। ठीक है, यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 6 6 36, 6 डिग्री। ठीक है, डिग्री को ऊपर लिखता हूँ, 6 डिग्री चलेगी 1 मिनट में। 2 घंटे में तो निकाल लिया, इसमें कितना और जोड़ना है, 20 मिनट का और जोड़ना है। अब आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में 20 की 120 और चलेगी, यानी 120 डिग्री और आ जाएगा। तो 720 और 740 और 840 डिग्री आ जाएगा, ये 840 डिग्री है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि अपना 95 है, और मैं देखता हूँ कहाँ पे है। ये तो अपना 94 है जो कि साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 95 है अपना। ओके, ये 95 क्वेश्चन है, यहाँ पे डाल लो क्वेश्चन नंबर, ये 95 है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, पर मे भी कुछ टर्म ऐसी हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अपन से बोला है कि किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसकी जो लंबाई है वो क्या है, 32 मीटर है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया कि जो चतुर्भुज है, जो अपना क्वाड्रिलेटरल है, वो एक पर्टिकुलर टाइप नहीं दिया गया, नॉर्मली बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है तो अपन नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, कोई फिक्स टाइप का नहीं है, कैसा भी हो सकता है, एक नॉर्मल अपन ने मान लिया। इसके एक डायगोनल की लंबाई 32 है। मैं कोई सा भी एक डायगोनल बना लेता हूँ, लेट्स से कि ये वाला एक मैंने डायगोनल बना लिया जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 32 है। ठीक है, ये जो दूरी है इसकी वो कितनी है, 32 है। आगे क्या बोला है, इसके दो अंतर लंबो। ठीक है, अंतर लंबो मतलब ऑफसेट्स की जो लंबाई है। देखो मे भी आपने ऐसा ये नाम नहीं सुना हो, तो आप वैसे हिंदी में तो नाम से इसको समझ सकते हो। यहाँ पे क्या जगह है, अंतर लंबो। अंतर लंबो का मतलब है
ठीक है। बेसिकली मैं बता देता हूँ वैसे इसका मतलब क्या होता है। ये अपना एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये इसमें एक डायगोनल है, इस पर जो दो लंब, दो परपेंडिकुलर डालेंगे अपोजिट, ये जो कॉर्नर से, एक इससे और एक इससे, तो ये जो लंब है इनको हम बोलते हैं अंतर लंब। यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला ये वाला, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, चलो इधर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट पर काटेंगे, इस तरीके से। ये दो अंतर लंब होते हैं, ऑफसेट्स होते हैं, जिनकी लंबाई कितनी, एक की 6 है और एक की कितनी है, 10 है। ठीक है। तो अब इसका अपन को एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि जो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो दो ट्राइंगल के एरिया में निकल जाएगा, ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2। ठीक है। कौन कौन से, जैसे अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ए बी सी डी, इस तरीके से मैंने अगर लिख दिया तो ट्राइंगल 1 तो एक क्या बनेगा, ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा क्या बनेगा, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। आपको पता है ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकलता है, 1/2 गुणा आधार। आधार तो क्या है अपना, ये सेम ही है 32। ऊंचाई, इसकी जो हाइट है ये 6 है, प्लस दूसरे का भी 1/2 गुणा आधार। आधार तो सेम ही है 32 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है 10। इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ये 2 से ये 16 टाइम जाएगा, और 16 6 की 96। हालांकि सॉल्व कॉमन लेके भी कर सकते थे, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 2 से ये 16 और 16 दाएं के 160। आपको पता है 16 और 9 25 होते हैं, यानी 256 अपना आंसर आएगा, 256 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो 256 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है इस सवाल का सही अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ये जो वर्ड अगर आपने नहीं सुना होगा तो मे भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर है 98। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, करवा देता हूँ इसको भी। बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 बराबर 0 है। इसके जो मूल है उनकी प्रकृति निकालनी है। आपको पता है मूल की प्रकृति अपना जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इसमें जो एक टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से डिपेंड निकलती है कि ये किस तरीके से होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव होंगे, लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव होंगे, और इक्वल हुआ तो क्या होंगे, मतलब 0 हुआ तो इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन निकलती हैं। तो बेसिकली हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर ही हम कह सकते हैं इसके रूट्स की जो नेचर है उसके बारे में। अब तो ये तो आपको पता ही है कि इस इक्वेशन में मैं अगर बात करूं ए, तो ए अपना 1 होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। अगर बी की बात करूं, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 14। और सी की मैं बात करूं तो कांस्टेंट टर्म जो कि 49। तो बी का स्क्वायर बी है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस का 4 गुणा ए 1 है और सी 49 है। ठीक है। आपको पता है ये तो 196 है माइनस, आपको पता है कि जो 50 होता है ना, तो 50 गुणा 4 200 होता, लेकिन ये कितना है, एक कम है और वो भी 4 टाइम, तो 200 में से 4 कम 196। मतलब कहने का मतलब है ये 0 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये 0 आएगा। 0 आता है तो उस केस में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक तो होते ही हैं। ठीक है, रूट रियल तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, क्योंकि 0 आ गया है। ठीक है, तो वास्तविक होंगे और मूल समान होंगे। ऑप्शन सेकंड है वो अपना आ जाएगा, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, सिर्फ धराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इसमें ये वाली टर्म में पूरी 0 आ गई, यानी ये 0 हो गई, तो प्लस माइनस का तो झंझट रहा नहीं, तो a के रूट आएगा माइनस बी बाई 2a, तो सेम हो जाएंगे और रियल तो है ही। ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के अंदर हमने 22 अगस्त 2022 का जो पेपर है, हालांकि 2019 का पेपर है जो 2022 में हुआ है, उसकी शिफ्ट 1 के जो मैथ्स के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। बहुत आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आराम आराम से। ठीक है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।